हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज में जब हमने बात की थी, जब क्रिस्टल से जब हम एक्सरे को डिफ्रैक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले लाउवे ने सजेस्ट किया था कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि हम एक्सरे को क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराएं और उससे जो मिलेंगे, हमें जो पैटर्न मिलेगा उसके हिसाब से हम उस क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो हम बता सकते हैं। तो लाउवे के एक्सपेरिमेंट में देखिए यहाँ पे एक्सरे ट्यूब था और उसको हमने किसी क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाया था, तो उसकी वजह से हमें एक ऐसा पैटर्न देखने को मिला था जिसमें कि सेंटर जो स्पॉट है वो ब्राइट रहेगा और उसके अगल बगल में जो ब्राइट स्पॉट्स रहेंगे वो इस सेंटर स्पॉट्स की तुलना में उनकी इंटेंसिटी कम रहेगी। एंड जो एक देखिए कि एक सिमेट्रिकल फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर ब्रेग ने इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि ब्रेग ने एक इक्वेशन दी थी, अपनी ब्रेग इक्वेशन, जो कि कैसी थी कि 2t sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा था। उस इक्वेशन के बाद हमने ये देखा था कि ये जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सेकंड जो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लाउवे ने इक्वेशन दी थी एक्सरे डिफ्रैक्शन को लेके, उनका हम डिराइव करेंगे और देखेंगे कि लाउवे ने जो 3 इक्वेशंस दी थी वो किस प्रकार हमें प्राप्त हुई। तो अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें तो ये हमारे क्रिस्टल के जो दो पॉइंट्स है P1 एंड P2, इन पे जो इंसिडेंट है आई, ये हो गई आई कैप। मैं इस डायरेक्शन को ही क्या दे रहा हूँ, आई कैप डिनोट कर रहा हूँ, है ना। जो कि इंसिडेंट एक्सरे है उसकी डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, आई कैप। और ये भी क्या हो जाएगी, फिर आई कैप डायरेक्शन हो जाएगी। फिर यहाँ से टकराने के बाद, स्केटर्ड होने के बाद मैंने इसको दे दिया एस कैप, है ना। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी, एस कैप की डायरेक्शन यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो अब जो दो प्लेन है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारे पास, डी है। तो यहाँ से देखिए कि जो ये वेक्टर है ये कैसा हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, एंड ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, एस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों वेक्टर से मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर को डिनोट कर सकता हूँ, जो कि कैसा होगा, हमारा एन कैप होगा उस डायरेक्शन को। और यहाँ से इन दोनों की जो एन कैप की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आई कैप माइनस एस कैप। तो ये जो परपेंडिकुलर जो एस जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैप माइनस एस कैप। अब जैसा कि ब्रेग ने हमें बताया था कि जो हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालते हैं वो मेज़र करता है कि डिफ्रैक्शन कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर जो पाथ डिफरेंस है वो किसके फॉर्म में होगा, एन लेमडा के फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसमें पाथ डिफरेंस निकालूँ तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो कि कौन सा ए है, और फिर इस रे से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, जो कि क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ तक तो क्या रहेगी, इस जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो क्या रहेगी, रेज क्या साथ में रहेगी, एंड फिर यहाँ के बाद क्या हो जाएगी, साथ हो जाएगी। तो जितना ये डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, P2A माइनस P1B। ठीक है, तो इस डिस्टेंस में अगर मैं ये माइनस कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे P1A की अगर मैं बात करूँ वैल्यू की, तो देखिए कि ये जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, आई कैप थी, है ना। ये जो डायरेक्शन है वो आई कैप है। एंड अगर मैं इन दोनों की जो पोजीशन है उसका एक वेक्टर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो वो वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। तो अब यहाँ से P2A है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैप डॉट आर वेक्टर, और माइनस में P1B की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस कैप डॉट आर वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस एस कैप डॉट आर वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और आई कैप माइनस एस कैप देखिए ये क्या है, मेरा नॉर्मल वेक्टर है, तो जो पाथ डिफरेंस है डेल वो कितना हो जाएगा, एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यहाँ पे वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस की। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखिए कि इस नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ये नॉर्मल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और अगर इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये एंगल कितना है, थीटा है, एंड ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक के पार्ट करूँ मैं N1 बोल दूँ और यहाँ से यहाँ के N2, है ना। ये क्या है, आई कैप था डायरेक्शन और ये कैसे है, एस कैप की डायरेक्शन है। तो इन दोनों ट्राइंगल से जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है उसमें मैं क्या निकाल सकता हूँ कि एस
कैप के जो मैग्नीट्यूड है उसका साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n1, है ना। इसका जो यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड है, इसका अगर मैं साइन थीटा लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये लेंथ मिल जाएगी। एंड सेकंड में भी क्या हो जाएगा कि साइन थीटा एक बराबर क्या हो जाएगा, n2 अपॉन आई कैप का मैग्नीट्यूड, है ना। ये जो n2 है वो क्या है, n2 का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे दोनों n1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जो टोटल n1 है, जो n कैप का जो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों का ये तो क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया n जो नॉर्मल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 साइन थीटा। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूँ पाथ डिफरेंस से, अगर मैं निकालूँ फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई में क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी हमारी, n वेक्टर डॉट r वेक्टर, है ना, तो ये हो जाएगा n वेक्टर डॉट r वेक्टर। ठीक है, अब यदि फेज डिफरेंस हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। और अगर मैं इस r की वैल्यू की बात करूँ तो देखिए r क्या था, यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन का वेक्टर था, है ना। पोजीशन का वेक्टर किसी लेटिस में क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर हमने बात करी थी, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा कि n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे फाई ए वो मिल जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा एन वेक्टर डॉट में, देखिए इस ए के साथ अगर मैं करूँ तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 पाई मल्टीपल ऑफ इंटीजर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। ये जो n1 है जो इंटीजर है उसका जो इंटरफेरेंस है वो आगे जाके मुझे क्या दे देगा, एच, जो कि मिलर इंडिसेस होते हैं वो दे देगा। फिर फाइव बी की अगर बात करूँ तो वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा एन वेक्टर डॉट बी, जो कि क्या होगा 2 पाई n के, एंड फाइव सी है वो दे देगा 2 पाई अपॉन लेमडा एन वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 पाई n l। ठीक है, तो ये जो तीनों इक्वेशंस है हमारे पास आ गई फेज डिफरेंस की तीनों अलग अलग वेक्टर्स के लिए, ए बी एंड सी तीनों डायरेक्शन के लिए, हमें तीनों डायरेक्शंस के लिए फेज जो है उनकी वैल्यूज हमें मिल गई। अब अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं एन डॉट ए की, एन डॉट बी की एंड एन डॉट सी वेक्टर की, तो देखिए कि मुझे सबसे पहले तो इस एन नॉर्मल वेक्टर का ए बी एंड सी के साथ एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए कि ये जो आर है उसका जो ये नॉर्मल वेक्टर है वो अगर हम मान के चलें कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, बी के साथ बीटा एंड सी के साथ गामा, जो तीनों एक्सिस है उनके साथ कैसा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से देखिए कि जो एन डॉट ए है, जो एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर है उसका क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसको अगर आप ओपन करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस अल्फ़ा, और यहाँ से फिर एन डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस अल्फ़ा, एन वेक्टर डॉट सी वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कोस गामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कोस बीटा, ये हो गया कोस बीटा। अब देखिए एन के मैग्नीट्यूड की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एन का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास एन का मैग्नीट्यूड, ये देखो 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 a साइन थीटा कोस अल्फ़ा, ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही रहेगा, और यहाँ से हो जाएगा 2b साइन थीटा कोस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2c साइन थीटा
कोस गामा। तो ये वैल्यू आ गई इन तीनों इक्वेशंस की। अब अगर मैं इन तीनों की वैल्यू पुट करूँ इन इक्वेशंस में, है ना, तो यहाँ से देखिए कि 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि 2a साइन थीटा कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लेमडा आगे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा NH लेमडा और फिर हो जाएगा 2b साइन थीटा कोस बीटा इक्वल्स टू NK लेमडा, फिर हो जाएगा 2c साइन थीटा कोस गामा, वो किसके इक्वल हो जाएगा NL लेमडा के। ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशंस हमें मिलती है वो क्या होती है, लव इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, तो लव ने तीन इक्वेशन दी थी हमें, जो कि हमें किसी भी जो सरफेस है उसका जो वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, वो उस लेटिस पॉइंट से जो ABC है उनसे एंगल कितने बना रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, अगर वो एंगल हमें फाइंड आउट हो और हमें वेवलेंथ फाइंड आउट हो और थीटा अगर मिले तो हम जो है डिफ्रैक्शंस का जो पैटर्न है वो हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम इन इक्वेशन से क्या करें कि ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि हमारे पास जो अभी जो फंडामेंटल जो इक्वेशन है वो क्या है, ब्रेग इक्वेशन है। अगर हम इन इक्वेशन से ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वेशन भी वहाँ पे लागू होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम देखिए कि कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा NH लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, एंड कोस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी NK लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा, और कोस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी NK लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो 2b साइन थीटा, सॉरी 2c साइन थीटा। ठीक है, अब कोसाइन रूल लगा लेंगे। तो कोसाइन रूल क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू होता है 1। इन तीनों का स्क्वायर करके अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 2a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 2b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर l स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 2c साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, n जो लेमडा है उसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, यानी n स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ और जो 2 साइन थीटा है ना, यानी कि 2 साइन थीटा है उसका भी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से अंदर बचेगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए कि इसको मैं अगर आगे भेज के इसका अंडर रूट कर दूँ तो क्या मिलेगा n लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है वो किसकी होती है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो कि किसके इक्वल होती है d की इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या हो गया कि n लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा इक्वल्स टू d और n लेमडा इक्वल्स टू हो गया 2d साइन थीटा, जो कि हमारे ब्रेग की इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो लवे की जो तीनों इक्वेशंस है वो ब्रेग इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो ब्रेग इक्वेशन को ही देती है। अतः ये जो इक्वेशंस है वो डिफ्रैक्शन को समझा सकती है, या फिर यानी कि डिफ्रैक्शन की जो इक्वेशंस है उसको सेटिस्फाई करती है। और यहाँ से हमें ब्रेग ने जो ब्रेग पैटर्न जो हमने जो लवे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था उसमें हमें क्या मिला था कि हमें सिमेट्री मिल गई थी, है ना, हमें सिमेट्री देखने को मिल गई थी कि जो पैटर्न मिला था उसकी हमें सिमेट्री मिली थी, जो 2 फोल्ड 3 फोल्ड या फिर 4 फोल्ड हमें सिमेट्री यहाँ पे मिली थी। एंड जो लवे इक्वेशंस है वो स्ट्रक्चर जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और जो शेप है उसको समझाने में नाकामयाब रही थी। ठीक है, तो ये रिजल्ट में हम लिख सकते हैं कि जो लवे इक्वेशन है उसने सिर्फ और सिर्फ जो सिमेट्री है, जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था उसकी सिमेट्री को समझाया था, एंड जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एंड शेप है उसको समझाने में लवे इक्वेशन असफल रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस डेरिवेशन में कोई आपको डाउट रहा हो
और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।